Everyone, this is Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise. Hi guys, how are you? I hope you're doing well. And today I'm going to discuss question answer on exodontia and impaction. So without further ado, let's get started. An elderly patient with history of myocardial infarction 4 months back needs extraction of decayed maxillary third molar. Your line of treatment would be, options are: administer oral antibiotics for 3 days and do the extraction, hospitalize the patient, administer intravenous antibiotics and do the extraction and later prescribe oral antibiotics, put on antibiotics, refer the patient to the cardiologist and do the extraction at a later date. तो अगर कोई एल्डरली पेशेंट आया है जिसकी हिस्ट्री है कि उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है 4 मंथ बैक और उसे एक्सट्रैक्शन कराना है मैक्सिलरी थर्ड मोलार का, तो ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? एंड द करेक्ट आंसर वुड बी put an antibiotic, refers the patient to the cardiologist and do the extraction at a later date. तो सबसे पहले क्या करना है कि पेशेंट को अपन सबसे पहले एंटीबायोटिक कवरेज देंगे ताकि जो है पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाए, एंड रेफ़र कर देंगे पेशेंट को टू द कार्डियोलॉजिस्ट फॉर द इवेल्युएशन ऑफ देयर कार्डियोवास्कुलर स्टेटस फॉर द प्रिकॉशन रिलेटेड टू द डेंटल प्रोसीजर. एक बार जो पेशेंट जो है कार्डियक कंडीशन हैज़ बीन असेस्ड and optimized, then the extraction can be performed safely at a later date. Okay, and it would minimize the risk of complication with the extraction procedure. Okay, next question is extraction of which one of the teeth is most common cause of oroantral fistula? Options are maxillary canine, maxillary first molar, maxillary second molar, maxillary third molar, and the correct answer is maxillary first molar. तो maxillary first molar जो है it is the most common cause of oroantral fistula. Why? Because the root of maxillary first molar can be located close to the floor of the maxillary sinus. Okay, and it force can lead to perforation of the sinus membrane and it result the ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन. और अगर ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे पहले मैक्सिलरी फर्स्ट मोलार, देन मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलार एंड देन मैक्सिलरी सेकेंड मोलार. ओके, ओरोएंट्रल फेस्टुला के कॉम्प्लिकेशन के रीजंस होते हैं. ओके, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ विच वन ऑफ द टीथ इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओरोएंट्रल फेस्टुला, तो उसका करेक्ट आंसर होगा मैक्सिलरी फर्स्ट मोलार. Next question is dry socket is also called as, options are acute osteomyelitis, acute alveolar osteitis, osteitis deformans, chronic alveolitis. तो ये सिनोनिम्स मैंने आपको सारे बताए हुए हैं ड्राई सॉकेट के. तो क्या क्या होते हैं? नेक्रोटिक एल्वियोलर सॉकेट, एल्वियोलैल्जिया, डिलेड एक्सट्रैक्शन, लोकलाइज्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस, फाइब्रिनोल ऑस्टाइटिस, एल्वियोलर ऑस्टाइटिस, लोकलाइज्ड एल्वियोलर ऑस्टाइटिस. और करेक्ट आंसर क्या होगा? alveolar osteitis. Okay, so dry socket is also called as acute alveolar osteitis. Okay, next question is secondary bleeding hemorrhage is seen after, options are 24 hours, 12 hours, 6 hours और 1 week. तो क्या होता है कि सेकेंडरी ब्लीडिंग जो है वो 3 टाइप की होती है. ओके, अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस, प्राइमरी हीमोरेज, रिएक्शनरी हीमोरेज और सेकेंडरी हीमोरेज. तो प्राइमरी हीमोरेज कब मिलता है? इट अकर्स एट द टाइम ऑफ इंजरी. एंड रिएक्शनरी हीमोरेज कब होता है? विद इन 24 आवर्स आफ्टर द इंजरी और द ऑपरेशन. ओके, ड्यू टू डिसलॉजमेंट ऑफ द ब्लड क्लॉट. एंड सेकेंडरी हीमोरेज जो है वो होता है आफ्टर 7 to 14 days ऑफ इंजरी और द ऑपरेशन ड्यू टू इन्फेक्शन एंड स्लफिंग ऑफ पार्ट ऑफ एंटीरियर वॉल. ओके, तो सेकेंडरी हीमोरेज कब दिखाई देगा? आफ्टर 1 week. ओके, 7 to 14 days. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोटेशनल फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ विच टूथ आउट ऑफ द सॉकेट. तो किस टूथ के लिए हम रोटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन? ऑप्शंस आर अपर सेंट्रल इंसाइजर्स एंड लोअर प्रीमोलार, अपर सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स, अपर एंड लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स, अपर प्रीमोलार्स एंड लोअर सेंट्रल इंसाइजर. एंड द करेक्ट आंसर वुड बी अपर सेंट्रल इंसाइजर्स एंड लोअर प्रीमोलार्स. तो रोटेशनल प्रेशर जो है वो क्या करता है? एक्चुअली रोटेट करता है टूथ को, विच कॉजेज
some internal expansion of the tooth socket and tear the periodontal ligament. ये रोटेशनल प्रेशर का काम होता है. टीथ विथ सिंगल और कोनिकल रूट जैसे कि मैक्सिलरी इंसाइजर यानी कि अपर सेंट्रल इंसाइजर एंड लोअर प्रीमोलास, ये जो है रोटेशन जो है लग्जेशन का काम करते हैं. ओके, तो इसीलिए अपन रोटेशनल फोर्स किसके एक्सट्रैक्शन में लगाएंगे, अपर सेंट्रल इंसाइजर में और लोअर प्रीमोलास में, क्योंकि जो इनकी रूट होती है वो मोस्टली सिंगल होती हैं और कोनिकल होती है. ओके, तो इसलिए अपन को यहाँ पे रोटेशनल फोर्स लगाना होगा. ओके, अदरवाइज अगर रूट कर्व हो तो आप रोटेशनल फोर्स नहीं लगाते हैं. सबसे पहले आपको किसी भी एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रिप लेने के लिए अपाइकल फोर्स करना पड़ता है, देन बक्कली, देन लिंगुअली और पैलेटली, एंड उसके बाद रोटेशनल फोर्स, एंड फिर इसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लेना होता है टूथ को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन of an impacted lower third molar for a young patient, the patient develops a swelling on the same side which is soft, severely tender and crackles on the palpation, and the diagnosis would be. तो जब एक्सट्रैक्शन हो रहा है इम्पैक्टेड थर्ड मोलार का फॉर यंग पेशेंट में, तो पेशेंट क्या होगा, अचानक से उसको स्वेलिंग हो जाएगी एट द सेम साइड जो कि सॉफ्ट होगी, टेंडर होगी एंड क्रैकल्स ऑन द पैल्पेशन. तो इसमें से डायग्नोसिस क्या होगी, ऑप्शंस हैं लुडविग्स एंजाइना, हेमाटोमा, सर्जिकल एम्फाइसीमा और सर्जिकल एडिमा, एंड द करेक्ट आंसर वुड बी सर्जिकल एम्फाइसीमा, या इसे सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा भी कहते हैं. मोस्टली ये कब मिलता है, ड्यूरिंग द थर्ड मोलार एक्सट्रैक्शन. क्यों हो जाता है, बिकॉज एयर फ्रॉम द सर्जिकल साइड एंटर्स टू द सॉफ्ट टिश्यू अंडर द स्किन. ओके, जहाँ पे अपन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन साइड जो होती है वहाँ पे अगर एयर चली जाए अंदर फ्लैप के नीचे, तो उसके कारण ये सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो जाता है. अब ये होता क्यों है, दिस कैन हैपन ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज हाई स्पीड डेंटल हैंड पीस, क्योंकि जब विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन होता है तो कई बार वो अब इम्पैक्टेड रहता है वो, तो उसको निकालने के लिए आपको हैंड पीस, बर, इन सब की ज़रूरत होती है. ओके, तो सच एज यूज़ ऑफ हाई स्पीड डेंटल हैंड पीस और या फिर एयर सिरिंजेस या एयर ड्राइवर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, विच कैन फोर्स एयर इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, जिसके कारण जो एयर है वो सराउंडिंग टिश्यू में जा रही है और वो अंदर सॉफ्ट टिश्यू, स्किन के अंदर चली जाती है सॉफ्ट टिश्यू में. ओके, तो उसके कारण जो है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा या सर्जिकल एम्फाइसीमा में टिपिकली क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और क्रैकलिंग सेंसेशन फील होते हैं. ओके, अपॉन palpation में क्रैकलिंग सेंसेशन. ओके, एंड sometimes pain in the affected area, and it is usually not a serious condition on its own, offers resolve हो जाती है spontaneously or with the conservative treatment. Okay, next question is for patients with hypothyroidism on medication, extraction of decayed teeth is, options are relative contraindication, an absolute contraindication, indicated with maximum precaution, treatment as normal extraction. तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या पूछा कि फॉर पेशेंट्स विथ हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है लेकिन वो मेडिकेशन में है, तो एक्सट्रैक्शन के लिए हमको क्या मतलब एक्सट्रैक्शन किन कंडीशन में हम कर सकते हैं. तो इसका आंसर होगा एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं विथ मैक्सिमम प्रिकॉशन के साथ. क्यों, क्योंकि ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं वो ससेप्टेबल होते हैं फॉर द इन्फेक्शन के लिए. तो पेशेंट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म में डिलेड है वुंड हीलिंग हो जाती है. ओके, उनकी जो वुंड हीलिंग जो होती है वो डिलेड हो जाती है. क्यों हो जाती है, ड्यू टू डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द फाइब्रोब्लास्ट. तो और डिलेड वुंड हीलिंग के साथ क्या हो जाता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉन्गर एक्सपोजर ऑफ अनहील्ड टिश्यू. ठीक है, इसीलिए हमें मैक्सिमम प्रिकॉशन लेना पड़ता है. और पेशेंट जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है वो ससेप्टेबल भी होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के. ओके, कौन सी, मोस्टली आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. ठीक है, बिफोर ट्रीटिंग सच पेशेंट कंसल्ट विद प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स के लिए. ओके, तो सबसे पहले उनकी कार्डियोवास्कुलर स्टेटस चेक करवाना होता है, इसीलिए हमें मैक्सिमम प्रिकॉशंस लेने होते हैं क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके कारण जो है वुंड हीलिंग जो है वो डिलेड हो जाती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर द पेशेंट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म ऑन मेडिकेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ डिकेड टीथ इज इंडिकेटेड विथ मैक्सिमम प्रिकॉशन. ओके, a 6-year-old child
नीड लोअर डेसिडुअस सेकेंड मोलार एक्सट्रैक्शन, द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया गिवन। तो ये मैंने आपको लास्ट अपने लोकल एनेस्थीसिया वाले टॉपिक में आपको ये बताया हुआ है, और इसका करेक्ट आंसर होगा इन्फिल्ट्रेशन। अगर 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है और सेकेंड मोलार एक्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए अपन को इन्फिल्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि इसमें रूट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है कि आपको नर्व ब्लॉक देने की ज़रूरत पड़े। ओके, The straight elevators works on which principle? Options are wedge principle, wheel and axial principle, lever and fulcrum and apical force. तो straight elevator works in lever and fulcrum principle. ये मैंने lever principle के बारे में बताया कि मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंसिपल है ये। और क्या होता है इसमें, तो ये लीवर प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, ये मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंसिपल है। इसमें जो एलिवेटर है वो लीवर होता है, और फल्क्रम जो है वो बिटवीन होता है एफर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच का। ओके, इन ऑर्डर टू गेट मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट एंड मस्ट बी लॉन्गर देन द रेजिस्टेंस आर्म। तो इसलिए किस किस में यूज़ होता है, स्ट्रेट एलिवेटर में, प्रायर एलिवेटर, एपेक्सो एलिवेटर, इन सब में लिवर प्रिंसिपल ही काम करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द स्ट्रेट एलिवेटर वर्क्स ऑन लिवर एंड फल्क्रम प्रिंसिपल। ओके, next question is after administration of inferior alveolar nerve block, patients develop difficulty to opening the mouth. This may due to injury to medial pterygoid muscle, injury to lingual nerve, injury to buccinator muscle, injury to lateral pterygoid muscle. ये क्वेश्चन भी मैंने लोकल एनेस्थीसिया के चैप्टर में आपको बताया हुआ है, एंड इसका करेक्ट आंसर होगा इंजरी टू medial pterygoid muscle. The pathogenesis of dry socket was put by options Kelly, Bals, Byrne और हिल्टन। तो क्वेश्चन ये है कि पैथोजेनेसिस जो है वो ड्राई सॉकेट की किसने बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बर्न। ओके, तो पैथोजेनेसिस किसने बताया था, ड्राई सॉकेट की, बर्न ने, जिसे बर्न हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है नॉर्मल एक्सट्रैक्शन में कि ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, और फ्रॉम 1 day आफ्टर 3 week वहाँ पे एंजियोजेनेसिस होने लगती है, जिसके के कारण बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, वहाँ पे एक फ्रेमवर्क बन जाता है, जिसके कारण बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और आफ्टर 4 week न्यू बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर 6 weeks वहाँ पर रैपिड बोन ग्रोथ हो जाती है, और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि सॉकेट बंद नहीं हो जाता है। लेकिन जो ड्राई सॉकेट है इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ड्राई सॉकेट का मेनली रीज़न क्या होता है कि व्हेन डिफ़िकल्ट और ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन हुआ हो वहाँ पे। ओके, तो मेन इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर यही होगा। ठीक है, तो बर्न हाइपोथेसिस ने यही बताया। बर्न हाइपोथेसिस क्या थी कि जब एक्सट्रैक्शन होता है, अबव व्हेन एक्सट्रैक्शन बिकम डिफ़िकल्ट और ट्राउमेटिक, तो उसके कारण क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑफ द बोन मैरो का। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इन्फ्लामेशन हो रहा है ऑफ द बोन मैरो का। ठीक है, और इस इन्फ्लामेशन के कारण रिलीज होता है टिश्यू एक्टिवेटर, जिसे कहते हैं प्लाज्मिनोजन। ओके, टिश्यू एक्टिवेटर कौन सा, प्लाज्मिनोजन। और ये प्लाज्मिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मिन में, जो कि एक, और ये जो प्लाज्मिन है ये क्या करता है, ये एक होता है फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट। तो ये जो फाइब्रोलाइटिक एजेंट है ये क्या करता है, डिग्रेड कर देता है ब्लड क्लॉट को, और जिसके कारण क्या होता है, ब्लड क्लॉट को डिग्रेड कर देता है। तो उससे क्या होता है, सॉकेट वॉल जो है, ये सॉकेट वॉल आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना, ये इसको जो है वो एक्सपोज कर देता है एंड कॉजेज ड्राई सॉकेट। ओके, तो ये होती है बर्न हाइपोथेसिस फॉर द ड्राई सॉकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन occurring in a child after inferior alveolar nerve block, and the correct answer is paresthesia. Okay, question है forces of extraction for lower premolars are, options are apical, buccolingual and buccal, apical and buccal, buccal and lingual and apical, apical and rotation, and the correct answer is अपाइकल, बक्कोलिंगुअल एंड बक्कल। तो सबसे पहले जो है कौन सा आपको फोर्स लगाना होता है, अपाइकल, देन बक्कोलिंगुअल एंड बक्कल, फिर इसके बाद आता है अगर कोनिकल रूट है तो फिर रोटेशन एंड देन ट्रैक्शन फोर्स उसे। तो करेक्ट आंसर होगा अपाइकल, बक्कोलिंगुअल एंड बक्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज while giving posterior superior alveolar nerve block, the patient develop a huge swelling and almost immediately on the respective side of the face to cause may be। तो अगर मान लो कि पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेओलर ब्लॉक दे रहे हैं और पेशेंट को स्वेलिंग हो गई है तो उसका रीज़न क्या होगा, तो उसका मेन रीज़न होता है रप्चर ऑफ टेरिगॉइड प्लेक्सिस ऑफ वेन ड्यूरिंग निडल इंसर्शन। ओके, ये सभी को पता है कि जो जब टेरिगॉइड प्लेक्सिस ऑफ वेन का रप्चर होता है ड्यूरिंग निडल इंसर्शन, उसके कारण हेमेटोमा वाली प्रॉब्लम हो जाती है। वो किसके कारण होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेओलर नर्व ब्लॉक के कारण। ओके,
Next question is the common organism implicated in dry socket, and the correct answer is ट्रिपेनोमा डेंटिकोला. ओके, तो ट्रिपेनोमा डेंटिकोला जो है वो मोस्टली किस में होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं. अगर वहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्शन हो पेरिकोरोनाइटिस या पेरियोडोंटल डिसीज़ के कारण, तो वो उसमें कौन से बैक्टीरिया मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, ट्रिपेनोमा डेंटिकोला. तो इसीलिए अगर उसके बाद फिर ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली इन्वॉल्व किस में होंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, ट्रिपेनोमा डेंटिकोला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिलरी फर्स्ट मोलार द नर्व्स एनेस्थेटाइज आर. तो सभी को पता है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर होगी, इसमें मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर होगी एंड ग्रेटर पैलेटाइन नर्व. ओके, द टूथ डिस्प्लेस्ड इनटू मैक्सिलरी एंट्रम कैन बी रिमूव्ड बाय. अगर टूथ जो है वो टूथ रूट जो है वो मैक्सिलरी एंट्रम में पहुंच गई है तो वो कैसे निकलेगी बाहर. इसका करेक्ट आंसर होगा कॉल्वेल ल्यूक ऑपरेशन. तो जब टूथ डिस्प्लेस हो जाता है इन मैक्सिलरी एंट्रम तो इसको रिमूव करते हैं बाय द सर्जिकल प्रोसीजर जिसे कहते हैं कॉल्वेल ल्यूक ऑपरेशन. इस प्रोसीजर में क्या होता है कि सबसे पहले इंसीजन दिया जाता है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ, गम टिश्यू में, और एक्सेसिंग द मैक्सिलरी साइनस. ओके, या फिर मैक्सिलरी एंट्रम कह सकते हैं जिसे आप, किसके थ्रू द कैनाइन फोसा. ओके, एंड देन रिमूव द डिस्प्लेस्ड टूथ फ्रॉम द साइनस. ओके, next question is the best treatment for the pericoronitis involving a partially impacted third molar. Options are removing the third molar, irrigating under the operculum, or antibiotic therapy और operculectomy. तो ये मैं आपको बताया कि पेरिकोरोनाइटिस मतलब क्या होता है कि ये जो स्किन होती है ये ऐसे ऊपर हो जाती है मतलब उसमें इम्पैक्टेड रहता है, और उसके ऊपर ये अगर स्किन आ जाए तो जिसे ऑपरकुलम कहते हैं, तो इसके कारण जो है इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि वहाँ अंदर जो है जाके कुछ भी फंसता रहता है जिसके कारण को इन्फेक्शन हो जाता है जिसे पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं. पेरिकोरोनल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं. तो अब उसके लिए आपको ट्रीटमेंट क्या होगा बेस्ट, तो रिमूविंग द थर्ड मोलार. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिमूविंग द थर्ड मोलार इज़ मोर ऑफन कंसीडर्ड for the definitive treatment for the pericoronitis if partially impacted third molar is present. ओके, इफ़ पार्शली अगर वहाँ पे पार्शली इम्पैक्टेड थर्ड मोलार है तो फिर उसे रिमूव कर देते हैं. बाय रिमूविंग द थर्ड मोलार सोर्स ऑफ इरिटेशन इन्फेक्शन जब हट जाएगा तो इट एलिमिनेटेड, उससे हट जाएगा क्योंकि थर्ड मोलार हट गया तो पेरिकोरोनाइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. लेकिन अगर जो है पार्शली इम्पैक्टेड मतलब बस थोड़ा सा ही हो तो फिर क्या करना होगा, फिर एक ही ऑप्शन होता है ऑपरकुलेक्टोमी. अगर जैसे इसमें आपको शो हो रहा है कि ये पूरा इम्पैक्टेड नहीं है, 3/4 जो है वो आपको शो हो रहा है टूथ, सिर्फ 1/4 जो है वो कवर हुआ है ऑपरकुलम से, तो फिर अपन को ऑपरकुलेक्टोमी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, द ऑप्टिमल टाइम फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर इज़ एन irradiated field. Options are 6 months to 1 year after complication radiotherapy, 4 to 6 weeks after radiotherapy, immediate after completion of radiotherapy, any time during course of radiotherapy. तो अगर मान लो कि बात सर्जिकल प्रोसीजर आपको करनी है और रेडिएशन हो चुका है तो उसके लिए आपको कितने टाइम का गैप करना होगा बिटवीन द सर्जिकल प्रोसीजर एंड रेडिएशन. तो 4 to 6 वीक. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 to 6 weeks after the radiotherapy is often considered the optimal timing for the surgery is an irradiated field. Okay, because it allows for the sufficient time for the acute effect of radiation to subside while minimizing the risk of delayed complication. Okay, healing of extraction wound take place in. तो हीलिंग जो है वो कैसे होती है, ओके, 3 stages, 2 stages और 4 stages. तो इसका करेक्ट आंसर है 4 stages. तो कौन कौन सी 4 stages होती है, सबसे पहले होती है हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड रीमॉडलिंग. तो ये मैंने आपको पिक्चर में शो किया हुआ है टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद वो कैसे हीलिंग होती है. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हीमोस्टेसिस एंड coagulation, then inflammation, then proliferation and then remodeling. ओके,
तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हीमोस्टैसिस में क्या होता है, वुंड जो है वो ब्लीड करता है एंड उसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है टू स्टॉप द ब्लीडिंग इन हीमोस्टैसिस। ओके, देन होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं एंड रेडिएक्टिव ऑक्सीजन्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं वुंड को फ्रॉम द माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है। एंड एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो रिप्लेस करती हैं डेड सेल को इन इन्फ्लामेशन में। ओके, प्रोलिफरेशन में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाता है बहुत सारी सेल्स का एंड न्यू टिश्यू फॉर्म होने लगते हैं। ओके, और जिसके कारण क्या होता है, सब्सटीट्यूट जाता है ओरिजिनल क्लॉट फॉर्मेशन। ओके, देन उसके बाद आता है फाइनली रीमॉडलिंग। इसमें क्या होता है, वुंड जो है वो फुली क्लोज हो जाता है, फाइब्रोब्लास्ट कवर हो जाती हैं, वुंड को कवर कर देती है फाइब्रोब्लास्ट और स्कार्फ फॉर्मेशन बन जाता है। ओके, तो ये होती है प्रोसेस। तो इसमें कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व हो रही हैं, करेक्ट आंसर होगा 4। कौन कौन सी, हीमोस्टैसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड रीमॉडलिंग। ओके, the current concept in treatment of extraction socket options are non compression, use of compression, use of bone graft और removal of interradicular bone। तो करंट कॉन्सेप्ट क्या है आजकल इस ट्रीटमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज यूज़ ऑफ बोन ग्राफ्ट। ये आजकल ये यूज़ किया जाता है ये कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस हेल्प प्रिजर्व द बोन वॉल्यूम एंड आर्किटेक्चर आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। तो उसमें क्या होता है, ये प्रमोट करता है प्रॉपर हीलिंग को एंड प्रिपेयरिंग द साइट फॉर द फ्यूचर इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए। ओके, तो इसमें ये एक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट हो जाता है। आजकल जो है नॉन कंप्रेशन और यूज़ ऑफ कंप्रेशन जो है वो लेस कॉमनली यूज़ करते हैं एंड एक्सेसिव कंप्रेशन और जो कई बार जो है नेगेटिव इफेक्ट भी डालते हैं ये। तो आजकल मोस्टली कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, यूज़ ऑफ बोन ग्राफ्ट। ओके, तो ये मैंने आपको पिक्चर शो किया हुआ है कि कैसे ये बोन ग्राफ्ट करते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, सॉकेट जो है प्रिजर्वेशन क्रिएट वाइडर एंड थिकर बोन मेक्स द फ्यूचर बोन रिप्लेसमेंट ऑप्शन, स्पेशली इम्प्लांट्स के लिए ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपको शो हो रहा है ना। ओके, तो बोन ग्राफ्टिंग ऐसे की जाती है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।